अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज 2.1 हमने ख़त्म कर दी थी। मैंने 3 प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व करवाए थे। तो उसमें हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या ये भी इनिशियो मेथड भी कह सकते हैं या डेफिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। और इन मेथड्स को हमने इनडायरेक्ट मेथड का नाम दिया था कि डेरिवेटिव फाइंड करने का ये इनडायरेक्ट मेथड है। और इसको फाइंड करने के लिए हमने 5 स्टेप्स को फॉलो किया था, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए हुए हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो वो काइंडली पिछला लेक्चर लाजमी लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको इस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसकी समझ लगेगी। क्योंकि डेरिवेटिव में ये है कि अगर आपने पिछली चीज़ बेसिक नहीं समझी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी रूल अगर मिस हो गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर रट्टा सिस्टम कोई नहीं, अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को आप समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान है, मज़ा आएगा आपको करने का। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी लेक्चर है कोई भी स्किप मत कीजिएगा, पिछला लेक्चर ले लीजिएगा जो भी न्यू है, तो तभी आपको नेक्स्ट आगे समझ लगेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। उसका फर्स्ट रूल डिस्कस किया जाएगा आज, कांस्टेंट कोएफिशिएंट रूल। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0, फर्स्ट बुलेट में ये लिखा है। एंड सेकंड बुलेट में लिखा है जी डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द कांस्टेंट टाइम्स द dx। यहाँ पे बेसिकली dx डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। हम यहाँ पे अपने इस कोर्स में d/dx इस्तेमाल करेंगे, dx की जगह, कैपिटल dx की जगह। तो दोनों बुलेट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बुलेट में तो कुछ नहीं लिखा कि जी किसी भी कांस्टेंट नंबर सिंपल है, कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग या सोच लगाने की जरूरत नहीं है। उसने सिंपल लिखा जी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, ये बुक में भी लिखा है। और दूसरी चीज ये है, उसको मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया कि किसी भी कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं दिया जाता, वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। इंग्लिश में ये लिखा है कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लें आप, अगर उसके साथ जो भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो, लाइक 5x, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है, उसके साथ ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो होता है इक्वल कांस्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। ये देखें, इस एग्जांपल में देखें, उर्दू आपको पढ़ा दी मैंने कि जी कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। जिनको इस बुलेट के समझ नहीं लगी वो यहाँ से अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं इस चीज़ को। 5 बाहर आ गया एज अ कोएफिशिएंट, x का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ऊपर भी dx बन गया, नीचे भी dx कैंसल्ड आउट होके यहाँ पे 1 बच गया। 5 × 1 = 5, आंसर आ गया। सिंपल ये है जी कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद द वेरिएबल का डेरिवेटिव सॉल्व करना। और पहले बुलेट में लिखा था जी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये आगे भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे भी कांस्टेंट नंबर आ गए तो आपने डायरेक्ट वहां पे डेरिवेटिव उसका 0 पुट करना है। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, दोनों का प्रूफ करेंगे। कोएफिशिएंट का कैसे डेरिवेटिव आता है कि मैं कह रहा हूँ कि कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं दिया जाएगा, वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। ये तो एंड रिजल्ट था ना, जो कि मैंने यहाँ पे आसान अल्फाज में लिख दिया, उर्दू में लिख दिया आसान लफ्जों में। तो इसका प्रूफ भी है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, ये मैं नेक्स्ट अभी प्रूफ करवा रहा हूँ आपको। प्रूफ दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0। इसको हम एक्सरसाइज 2.1 हमारी जो है चैप्टर नंबर 2 की मैथमेटिक्स FSC पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की बुक के एक्सरसाइज 2.1 की जो एग्जांपल है, वहाँ पे भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव उसने फाइंड आउट किया है, वहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैं बुक भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में है, बुक से भी आपको दिखा देता हूँ। मे बी नंबरिंग और हो एग्जांपल की, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, मे बी वहाँ पे भी यही हो, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में है और यहाँ पे पेज भी मेंशन नहीं है।
तो f इंटू एक्स इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स जो है हमें अपने फंक्शन को हमने कांस्टेंट के इक्वल रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जी सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया। स्टेप नंबर 1 जो कि इनडायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करते हुए किए जाते हैं, उनका सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1 के जो भी गिवन फंक्शन होगा उसको एफ एक्स या वाई के इक्वल रखना है। एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, जनरल नोटेशन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, जो कि हम अभी नहीं कर रहे, हमने चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट किया था। तो ये आप याद रख लें कि इसका मतलब ये है कि जी जो भी वैल्यू दी गई होगी, फंक्शन दिया गया होगा, आप उसको एफ एक्स से डिनोट भी कर सकते हैं और वाई से भी। हमने यहाँ पे एफ एक्स से डिनोट किया है क्योंकि बुक पे भी एफ एक्स था, इस वजह से आप वाई से भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा ऐड करना होता है। ये डेल्टा बेसिकली होता है चेंज होता है जो कि हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। एक्स में जो चेंज डेल्टा एक्स है, सी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। यहाँ अगर वाई होता यहाँ पे तो हम करते यहाँ पे डेल्टा वाई ऐड, तो सिर्फ एक वेरिएबल इधर लेफ्ट साइड पे है डेल्टा एक्स, उसमें ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 3 ये होता है जी कि दोनों साइड पे हमने एफ इंटू एक्स को सब्ट्रैक्ट करना। अगर हम यहाँ पे वाई इक्वल रखते सी के तो यहाँ पे हम लिखते कि जी सब्ट्रैक्टिंग वाई ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स रखा था, एफ एक्स को स्टेप नंबर 3 ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जी एफ एक्स को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करना है। इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। एफ इंटू एक्स, हमने एफ इंटू एक्स को किसके इक्वल रखा था स्टार्ट में, सी के इक्वल। यहाँ पे एफ इंटू एक्स की जगह सी आ जाएगा, ये सी से कैंसिल होके 0 आ गया यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन बन गई यहाँ पे। स्टेप नंबर 4 ये होता है कि दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। ठीक है जी, दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसके बाद 0 न्यूमिनेटर में हो तो वो 0 के ही इक्वल आता है। स्टेप नंबर 5 ये है कि दोनों साइड्स पे हमने लिमिट अप्लाई करनी। 0 पे नई लिमिट लगेगी क्योंकि लिमिट में ये है कि डेल्टा एक्स की जगह 0 जाना है, तो 0 की जगह 0 ही आ जाएगा और ये पूरी चीज़ एफ प्राइम एक्स के बराबर आ जाएगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सबसे पहले लेक्चर में जिसमें हम डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, वहाँ पे नोटेशन फॉर डेरिवेटिव डेराइव की थी वहाँ पे। तो ये चीज़ वहाँ पे एफ प्राइम एक्स के बराबर आई थी। ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोट करने के लिए नोटेशन यूज़ की जाती है। तो डिफरेंट मैथमेटिशियंस का वर्क है इसमें, उन्होंने अपनी नोटेशन डिस्क्राइब की थी जिसमें न्यूटन है, लैग्रेंज है और एक दो और हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो एक्सप्लेन किए। तो यहाँ से हमें पता लग गया इट इज़ हाउ वी कम टू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0। अब एक ही प्रूफ रह गया कि कोफिशिएंट का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। हम कैसे कहते हैं जी कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा और वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 को। इसकी मैं हेडिंग भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर बुक पे एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया जी फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ से 5th पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। उसने लिखा हुआ है कि जी इन पार्ट्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है। मैं ये 5th पार्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से फाइंड किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या किया जाएगा जी कि गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में ये है कि जी दोनों साइड्स पे हमने चेंज को ऐड करना है। इधर y में जो चेंज डेल्टा y, z में जो चेंज डेल्टा z। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z है। आसानी के लिए बता देते हैं जी, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे बयान किया गया है, वहाँ पे हमने फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। वहाँ पे हम इस रिजल्ट पे पहुंचते कि इक्वल टू के राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम बतौर डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। स्टेप 2 में दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा को ऐड कर दिया, सी में डेल्टा जी ऐड हुआ। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि जी दोनों साइड्स पे हमने y को सब्ट्रैक्ट करना होता है, या
एफ एक्स के अगर इक्वल रखता तो एफ एक्स को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करना था। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये वाई इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो गया इक्वल टू की दूसरी साइड पे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियस बात है कि ये नेगेटिव वाई, इधर जो नेगेटिव वाई आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड्स पे तो ये पॉजिटिव वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा वाई ही बचेगा और इधर नेगेटिव वाई रहेगा। तो वाई को हमने स्टार्ट में जिसके बराबर लिखा था वो लिख लिया यहाँ पे। पार यहाँ पे नेगेटिव बनाई है, पॉजिटिव थी यहाँ पे बटे के ऊपर लेके गया नोमिनेटर में, नेगेटिव बनाई है। नेक्स्ट हम जहाँ बायनोमियल थ्योरम पे पहुंचे गए यहाँ पे, मैं फिर उस वक्त बताऊंगा कि क्यों बनाई। एनीवेज इसकी भी पार नेगेटिव बना ली हमने, बटे के ऊपर ले गए, बटे के नीचे थी ये रकम मौजूद। अब इस टर्म में से, फर्स्ट टर्म में से ए जी माइनस बी को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म में एक चीज कॉमन है, सेम है, ए जी माइनस बी। इसकी भी पार -7 है और इसकी भी पार -7 है, मगर हमें पहले ए जी माइनस बी इस टर्म में से कॉमन निकालना पड़ेगा। हमने इस टर्म में से कॉमन निकाला ए जी माइनस बी को, यहाँ पे बच गया 1 प्लस ए डेल्टा जी के साथ ए जी माइनस बी नहीं था, वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अगर हम इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, पार भी अच्छा ये भी है कि अगर जितनी भी होल पार होगी वो भी फैक्टर के साथ जो कॉमन निकाला है उसके साथ आएगी। अगर हम इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इन दोनों की पार से कर लेंगे, फिर ए जी माइनस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ए जी माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इस टर्म के साथ जब ए जी माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर वाला ए जी माइनस बी फैक्टर नोमिनेटर वाले ए जी माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास दोबारा ए जी माइनस जी बन जाएगा, सॉरी। तो इस तरह हमने ये कॉमन निकाला। अब ये टर्म नजर आ रही है पूरी ये वाली, और दूसरी ये टर्म नजर आ रही है आपको, ठीक है जी। हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना है, हमें नजर आ रहा है ए जी माइनस बी कॉमन निकलता हुआ। हमने ए जी माइनस बी की पावर -7 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे ये फैक्टर बच गया, माइनस यहाँ पे 1 बच गया। अब हमें पता है कि जब भी पार नेगेटिव हो, 0 से स्मॉलर देन हो, तो वहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला ना अप्लाई हो रहा हो तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, बायनोमियल थ्योरम, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और मैंने जो 2.1 की प्रॉब्लम सॉल्व की वहाँ पे इस फार्मूले का हिंट भी दिया था और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, एक ट्रिक से याद भी करवाया था। तो इसी वजह से अब मैं बताता हूँ कि ये पार क्यों मैंने नेगेटिव बनाई। हालांकि एलसीएम भी लिया जा सकता था, इसको नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं थी। मैंने मगर बायनोमियल थ्योरम लगाना था, पार उसके लिए 0 से स्मॉलर देन होनी चाहिए थी, इस वजह से मैं उसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके गया ताकि पार नेगेटिव बन जाए। जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है ना एक्सरसाइज 2.2 के रिलेटेड बुक में, वहाँ पे पार पॉजिटिव ही रखी है और उन्होंने बायनोमियल थ्योरम ही लगाया। बेसिकली इसके दो फार्मूलाज हैं, एक है n स्मॉलर देन 0 और n ग्रेटर देन 0। तो मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए लगाया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं भी याद होता कि फर्स्ट ईयर में कौन से फार्मूलाज यूज़ हुए, तो भूल जाते हैं। तो जो हम एक फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ कर चुके हैं वही यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि मेथड तो दोनों का सेम ही है। तो इस वजह से मैंने पार को नेगेटिव बनाया, वो पार पॉजिटिव ही रखते हैं बुक वाले। तो हमने यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाया। बायनोमियल थ्योरम के मुताबिक होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर प्लस सो ऑन कंटिन्यू। बेसिकली ये n है होल पार, x कहते हैं जी सेकंड टर्म को, पहली टर्म वहाँ पे 1 ही होनी चाहिए बायनोमियल थ्योरम में। तो आपको ये ज़बानी याद करना पड़ेगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर प्लस सो ऑन। यहाँ पे 1 प्लस n की वैल्यू -7 है, n की जगह -7 आ गया, x की जगह सेकंड टर्म है a डेल्टा z ओवर a z माइनस b, ये आ गई, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म का स्केयर आ गया यहाँ पे, सो ऑन कंटिन्यू। ये -1 ये वाला -1 है, ये स्टार्ट में जो 1 है और ये एंड वाला जो 1 है ये ऑपोजिट साइंस के हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। आगे हमने क्या करना है, इन दो टर्म्स में से एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनमें से a डेल्टा z ओवर a z माइनस b कॉमन निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बच गया -7 प्लस ये सारा फैक्टर बच गया,
इसको सोल्व कर लें, -8 बन जाएगा ये सिंपली। और ये दो टर्म्स थी ना, ए जी ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी की, तो एक टर्म तो बाहर चलेगी कॉमन के तौर पे, यहाँ पे एक टर्म ही बची है इसकी, प्लस सो ऑन कंटिन्यू। स्टेप नंबर 4 हम फॉलो करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा जी ऑन बोथ साइड। अब डेल्टा जी है ना, तो अगर डेल्टा एक्स होता तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उससे हमने डिवाइड करना होता है। इनडायरेक्ट मेथड का ये स्टेप नंबर 4 है। तो इससे हमने दोनों साइड्स पे डिवाइड किया। ये वाली टर्म ए जी माइनस बी और ये वाली टर्म दोनों एक तरह की टर्में हैं, और इकट्ठी करके एक ही टर्म लिख लेंगे इन दोनों की जगह। फिर देखना होता है ये आपस में डिवाइड हो रही है मल्टीपल, आपस में डिवाइड हो रही हैं तो पार्ट्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़े पार है 1 और छोटी है -7। 1 में से हमने -7 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 8 बन गया। ये डेल्टा जी से कैंसिल आउट होके नोमिनेटर में सिर्फ ए बचता है, नोमिनेटर में ए बच गया, और ये एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे। अब स्टेप नंबर 5 को फॉलो किया जाएगा। दोनों साइड्स पे हमने लिमिट को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो गई, इधर भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी कि जिधर हमें डेल्टा जी नजर है उसकी जगह 0 चला गया। अगली सारी टर्म्स में भी डेल्टा जी मौजूद होगा, वहां पे भी 0 चला जाएगा। तो नोमिनेटर में 0 आ जाए, न्यूमिनेटर में तो सारी वैल्यू 0 हो जाती है, ये भी 0 हो जाएगी, और इससे अगली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। सिर्फ ब्रैकेट में बचेगा -7। ये -7 यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट्स आवर आंसर, फाइनल आंसर। ये डेरिवेटिव सोल्व हो चुका। अब हमारा जी इनडायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव खत्म हो चुका। अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय डायरेक्ट मेथड। उसके लिए हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। तो एक रूल तो मैंने आज ही डिस्कस कर दिया, कोफिशिएंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना मैंने आज ही के लेक्चर में बता दिया है। सिर्फ एक प्रूफ रह गया है कोफिशिएंट का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो पिछली वीडियोस को लाजमी देखिएगा, लाजमी सुनिएगा, लाजमी अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये कवर हो जाए इनडायरेक्ट मेथड से, ताकि नेक्स्ट भी अगर कोई प्रॉब्लम आती किसी एक्सरसाइज में, कोई क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, तो हम सॉल्व कर सकें इजीली और आपकी कमांड बन सके। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सभी को पता है। तो प्रैक्टिस लाजमी चाहिए, नोट्स अपने बनाइए, और कोई भी क्वेरी हुई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया है, और आई थिंक सो मैंने अपनी ईमेल भी लिखी है। तो आप कोई भी, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो बेहतर तो ये है कि सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाया करें, किसी के ना फॉलो किया करें। तो अगर फिर भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स चाहिए, सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।